वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन कोर कांसेप्ट्स विद मिसलेनियस क्वेश्चंस पार्ट 6। इससे पहले भी हम 5 अलग अलग पार्ट्स इसके डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा, जिसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात की गई थी। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आप फेस करते हैं वो सब मिसलेनियस होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो बात जो होती है वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है ये, क्योंकि एक प्रकार का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी, रीडिंग की स्पीड कितनी है, ये सारी चीजें मिला करके पेपर को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर कॉन्सेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो ग्रामर के बेसिक टेक्निकलिटी को क्लियर ऑफ करेंगे, और साथ में जो है आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे जो अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो गया, या एरर डिटेक्शन के रूप में हो गया, या फ्रेज रिप्लेसमेंट, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिलर्स के रूप में भी हो सकता है, जिसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में कैसे लॉजिक और ग्रामर का कोऑर्डिनेशन अप्लाई होता है ये बात बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पर आपको क्या दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का है, जिस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है सम पीपल बिकम वेरी डल एंड डैश आफ्टर दे रिकवर फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग जो हैं वो बहुत डल हो जाते हैं, और डैश मीन्स यहां पर वीकनेस हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिविटी हो सकता है, डोरमेंट हो सकता है, या अजाइल हो सकता है इस जगह पर, यहां पर। ठीक है, आफ्टर दे रिकवर फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक बहुत लंबी चौड़ी बीमारी से उठने के बाद, रिकवर करने के बाद, मतलब हील करने के बाद। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है जो काफी समय तक चली हो, और इलनेस का मतलब होता है बीमारी। बहुत लंबे समय से क्रॉनिकली चलने वाली एक बीमारी से जब लोग उभर करके आते हैं, जब वो लोग रिकवर करते हैं, हील करते हैं, या सही हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत डल हो जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि कई दिनों से बीमारी और परेशानियों को झेलने की वजह से उनके अंदर का जो एक जोश होता है, लाइफ को जीने का जो एक्साइटमेंट होता है, वो कम हो जाता है। तो ऐसी वजह से वो लोग जो है बहुत डल हो जाते हैं। डल का मतलब होता है उनका दिमाग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वो कई चीज़ों को धीरे धीरे समझने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से उन्होंने कोई एक्टिव वर्क किया नहीं होता है। तो ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए, यहां पर डल वर्ड है, और यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये हमको भरना है। डल जो है ये एक एडजेक्टिव है, और ये एक नाउन भी है। ठीक है, बेसिकली एडजेक्टिव है। तो यहां पर एडजेक्टिव आया है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब की प्रॉपर्टी है कि ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। मतलब एडजेक्टिव का मतलब है विशेषता बताने वाला शब्द। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण हिंदी में, इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। इसे सबसे आसानी से हम कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझिए कि आज तक जितने प्रकार की बातें आपने किसी व्यक्ति को बोली हैं, अच्छी या बुरी, वो सब एडजेक्टिव से। अगर आपने किसी से कहा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तो बेवकूफ क्या है, उस व्यक्ति की खासियत है, और खासियत क्या होती है, हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव होती है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज तक आपने जितने लोगों को गलियाया है वो सब का सब क्या था, एडजेक्टिव था। ठीक है, और एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या उसके कही गई क्वालिटी को, चाहे वो पॉजिटिव क्वालिटी हो चाहे निगेटिव क्वालिटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बताता है कि वो कितनी हद तक है। तो क्रिया विशेषण इंग्लिश में एडवर्ब होता है। तो यहां देखिए, एडवर्ब आया है, फिर एडजेक्टिव आया है, और एंड लगा है। तो एडजेक्टिव एंड के पहले भी है, तो इसके बाद यहां पर भी हमें जो फिलअप करना है वो एक एडजेक्टिव ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वीकनेस तो हो गया नाउन। ठीक है, एनईएसएस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, एनईएसएस पे खत्म होने वाले शब्द होते हैं नाउन, और यहां हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए इसके आंसर होने की पॉसिबिलिटी मीनिंग में तो है। भाई, लोग डल हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं जब बीमारी से उठते हैं, तो काफी समय बाद तो कमजोर हो जाते हैं, उसके हिसाब तो वीक वर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन यहां तो एनईएसएस लगा है, नाउन है, जबकि यहां जो फिलअप करना है वो एडजेक्टिव है, तो ये तो कैंसिल हो गया। एक्टिव तो लोग होंगे नहीं, इनएक्टिविटी हो सकता है, लेकिन टी वाई पे खत्म होने वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं,
ये भी नाउन होते हैं। हाँ, डोरमेंट हो सकता है और एजाइल हो सकता है। इन दोनों के मीनिंग्स को क्लियर करेंगे तो बात सामने आ जाएगी कि क्या गलत है और क्या सही है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आंसर क्या निकला, डोरमेंट। इसका मतलब क्या है, इनएक्टिव या वीक हो जाते हैं। डोरमेंट का मतलब है कोई भी व्यक्ति या वस्तु काफी समय तक अगर एक्टिव ना रहे तो काफी समय बाद उसमें जंग लग जाता है, वो इनएक्टिव हो जाती है। उसकी जो जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल आप समझ सकते हैं इससे, कि सोना कितना भी बढ़िया हो, अगर वो बिल्कुल किनारे एक जगह रख के छोड़ दिया जाए, कुछ देर बाद उसके ऊपर सोना जो है, गोल्ड जो है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर धूल जम जाएगी और उसकी चमक धीरे धीरे बहुत धूमिल पड़ जाएगी या डल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब उसे प्रॉपरली जो है उसके बाद क्लीन किया जाएगा तो उसकी जो लस्टरस है, जो उसकी शाइन है, जो उसकी चमक है, वो चमक सामने आ जाएगी। तो डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव या वीक हो जाना। अब यहां वीकनेस लिखा था इसलिए ये कैंसिल हो गया, डोरमेंट हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डल हो जाते हैं, और डोरमेंट मतलब इनएक्टिव या कमजोर हो जाते हैं जब वो रिकवर करके बाहर निकल पाते हैं किसी जो है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब बहुत लंबी चौड़ी बीमारी के बाद जब उठते हैं इंसान, तो जाहिर सी बात है वो इंसान दिमागी शारीरिक रूप से कमजोर होता है और डल होता है, वापस नॉर्मल लाइफ में आने में उसे समय लगता है। ठीक, आई होप यहां पर इतने एक्सप्लेनेशन से आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है द पेशेंट्स बॉडी इज गिविंग क्वाइट अ पॉजिटिव डैश आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। अब पेशेंट का बॉडी एक बहुत अच्छा, क्वाइट का मतलब होता है अच्छा खासा, ध्यान रखिएगा, QUIET भी होता है और QUITE भी होता है। देखिए स्पेलिंग में अंतर है। जब आप किससे कहते हैं बिल्कुल चुप चुप रहो, तो क्या होता है, QUIET का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप ये कहते हैं चुप रहने वाला, कीप क्वाइट वाला, ये होता है। और जब QUITE इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है अच्छा खासा या बहुत या एक्सट्रीम। ठीक है, तो यहां क्या है, पेशेंट का बॉडी जो है अच्छा खासा रिस्पांस पॉजिटिव दे रहा है, या मूवमेंट दे रहा है, या एक्टिविटी दे रहा है, या रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, या लोकोमोशन दे रहा है ट्रीटमेंट के मिलने के बाद। तो यहां पर देखिए मूवमेंट, एक्टिविटी, रिएक्शन, रिस्पांस या लोकोमोशन में से कोई एक वर्ड बिल्कुल सही बैठेगा। अब ध्यान रखिएगा, मूवमेंट तो आप जानते हैं किसी भी हाथ पैर के मूवमेंट को कहते हैं। ठीक, एक्टिविटी भी किसी प्रकार की चहलकदमी करना या कोई तरीके की एक्टिविटी करना, एक्टिव रहना। रिएक्शन केमिस्ट्री के लैब में होता है, जितने प्रकार की चीजें होती हैं रिएक्शन करती हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा है। और बॉडी जो होता है वो दवाई, जब डॉक्टर के सेंस में आता है तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लोग क्या कहते हैं कि बॉडी अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा है या बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है दवाई के बाद, जो प्रतिक्रिया हो रही है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वो रिस्पांस के सेंस में होती है। लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन का मतलब है पूरे बॉडी का मूवमेंट, अपनी जगह से विस्थापन हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट के सेंस में जब कहा जाता है तो वो होता है लोकेशन। बॉडी के एक मूवमेंट का, बॉडी का एक मूवमेंट जो है उसकी हरकत को क्या कहलाता है, मूवमेंट, और पूरे बॉडी का मूवमेंट हो तो वो कहलाएगा लोकोमोशन। ध्यान रखिएगा इसमें भी अंतर है। तो देखिए सबसे अच्छा आंसर का कंटेंडर कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ वाला। ठीक है, देखिए जो हमने बात कही थी वो बिल्कुल सही बैठ गई, यहां पर रिस्पांस आंसर ही है, क्योंकि बॉडी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, जो पेशेंट का है बॉडी वो एक अच्छा खासा रिस्पांस दे रहा है ट्रीटमेंट मिलने के बाद। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां एरर डिटेक्शन कोर कंसेप्ट्स वाला आ गया है। कुछ कोर कंसेप्ट्स वाले भी एरर डिटेक्शन देख लेते हैं, जिससे बहुत मदद मिलेगी, बेसिक ग्रामर का जो आइडिया है, जो बेस है, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, माई फ्रेंड इज द बेटर सिंगर देन योर फ्रेंड एज ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, और सेंटेंस लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नो एरर। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है मेरा जो दोस्त है वो एक बेहतर सिंगर है, मतलब गायक है तुम्हारे दोस्त के मुकाबले में,
क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है अपने बचपन से, मतलब बचपन से आज तक वो प्रैक्टिस करता रहा है, इसलिए वो एक बेहतर ज्यादा अच्छा सिंगर है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त के मुकाबले में। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए यहां पर बेटर आया है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो उसके साथ देन होना चाहिए, ये देखो भाई लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद सेंटेंस में एज ही हैज, अब सेंटेंस देखो यहां प्रेजेंट है और हैज बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब बीते हुए समय से आज तक की गणना की जाती है किसी बात की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल या कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहां पर होना भी चाहिए। ये भी प्रेजेंट है, तो एक ही बात को कहने के लिए हम प्रेजेंट टेंस एक ही टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जब तक उसे कहीं से रेफर ना करें तब तक हम टेंस को नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या है, These unforeseen situations, along with the negative impact of the global financial crisis, has led to the downfall of the world economy, ठीक है। ये अनदेखी अनसुनी सिचुएशंस, अनफोर्सीन मतलब ना देखा ना सुना, ये ऐसी सिचुएशंस जिनको कभी ना देखा ना सुना था, सिचुएशन साथ में मिलके, अलॉन्ग विद का मतलब साथ में मिला के, निगेटिव इंपैक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब दुनिया में जो रिसेशन आया, आर्थिक मंदी आई पूरी दुनिया में, उसके साथ साथ ये अनदेखी सिचुएशन जो है उसके साथ मिल करके क्रिएट कर रही हैं क्या, एक ऐसा डाउनफॉल जो वर्ल्ड पूरी की पूरी इकोनॉमी को उसने बैठा दिया है, मतलब पूरी इकोनॉमी को, पूरी दुनिया की बहुत बड़ी चोट पहुंची है दोनों चीजों के होने की वजह से, ठीक है। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए यहां पर दीज है तो प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल है, ठीक। अलॉन्ग विद क्या है, एक कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, जो पहले सेंटेंस में के हिस्से में जो ये आपके नाउन आया है, इसे दूसरे सेंटेंस के पार्ट इंपैक्ट से, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के नाउन वाले दोनों पार्ट से जोड़ रहा है। उसके बाद वर्ब आया है, अब देखिए हैज लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड यूज किया गया है तो ठीक है, डाउनफॉल यूज किया गया है तो द का यूज किया जाएगा, यहां पर दोनों को ऑफ से जोड़ा है तो यहां भी द का इस्तेमाल होगा। अब देखिए सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन मीनिंग हमने पढ़ दिया है, अब हम आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन पे, देखते हैं कौन से पोर्शन में एरर है और क्या क्या एरर हो सकता है, क्योंकि एक पोर्शन में ही एरर होना चाहिए लेकिन एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी हमें चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द आंसर्स एंड सी व्हाट्स द आंसर। तो देखिए मेजर और माइनर मिस्टेक्स क्या निकली, पहले वाले में माय फ्रेंड इज द बेटर सिंगर नहीं होगा, अ बेटर सिंगर। जब आप हिंदी बोलते हैं मेरा दोस्त एक ज्यादा अच्छा इंसान है तुम्हारे दोस्त से, या एक ज्यादा अच्छा गायक है तुम्हारे दोस्त से, तो हमेशा एक के लिए अ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव अगल बगल रखे होते हैं, बिल्कुल दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो ऐसे में हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि द सूनर द बेटर। अब देखिए ये भी कंपैरिजन है, ये भी कंपैरिजन है, दोनों अगल बगल कॉमा से सेपरेट करके रखे हैं, तो इसके पहले भी द लगा है, इसके पहले भी द लगा है। हिंदी में कहते हैं जितना जल्दी उतना अच्छा, इंग्लिश में द सूनर द बेटर कहा जाता है, तो यहां द का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप कहते हैं मेरा दोस्त या मेरा जानने वाला व्यक्ति तुम्हारे जानने वाले व्यक्ति से एक ज्यादा बेहतर इंसान है, तो एक जैसे ही हिंदी में आए इंग्लिश में अ आ जाएगा, फिर द का यूज हम नहीं करते हैं, इसीलिए यहां द की जगह ज्यादा अच्छा क्या बैठेगा, अ आर्टिकल होगा। तो ये कोर कंसेप्ट में किसकी मिस्टेक थी, आर्टिकल्स की मिस्टेक थी, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या है, these unforeseen situations along with the negative impact of global financial crisis has, पहले तो has की जगह पर होना चाहिए have, और यहां पर देखिए let है, let की जगह पे led लगाएंगे वर्ड तो ज्यादा बेहतर बैठ जाएगा, इसलिए क्योंकि लेड का मतलब है किस डायरेक्शन में ले गया है इस बात को, ठीक है। तो यहां पर लेट होना चाहिए, इसमें सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंस में भी आ सकता है, ठीक है। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में पहला जो नाउन था वो सिचुएशंस था, वो था प्लूरल, और दूसरा नाउन क्या है, इंपैक्ट भी सिंगुलर है, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कह रहा है। तो एक सेकंड वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है और पहले वाला नाउन जो है वो प्लूरल है, ठीक है। अलॉन्ग विद एक ऐसा शब्द है जब इससे दो नाउन्स को जोड़ा जाता है तो पहले नाउन के हिसाब से वर्ब का डिसीजन लिया जाता है, सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि अलॉन्ग विद के आते ही पहले नाउन को सारी वैल्यू मिल जाती है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, हिंदी में कर्ता इंग्लिश में डूअर आ सकते हैं, लेकिन जो हिंदी में मुख्य कर्ता इंग्लिश में मेन सब्जेक्ट होता है, वर्ब उसके अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल चलता है, उसे सेकेंड सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कह रहा है ये अनदेखी सिचुएशंस के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस,
तो फाइनेंशियल क्राइसिस किसके साथ है? सिचुएशंस के साथ। तो मेन मुद्दा क्या हो गया? सिचुएशंस, जिनको देखा भी नहीं था। तो ये प्लूरल है, इसीलिए इसके अनुसार वर्ब चलेगा, इसलिए हैज नहीं हैव का यूज होगा। और आगे जो है वर्ब भी हम सही कर लेंगे तो बात और अच्छी बन जाएगी। हैव लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब गलती कौन से पार्ट में थी? फोर्थ वाले पार्ट में थी। ये 2 पॉइंट्स को चेंज करेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतने डिटेल आपको पता है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5th और 6th क्वेश्चन भी एरर डिटेक्शन के कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित हैं। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्लॉज ऑफ द पॉलिसी demands a proper implementation of the rules without any confusion। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? नो एरर। दूसरा क्लॉज जो है पॉलिसी का, जो उसमें दूसरी बात रखी गई है पॉलिसी में, वो डिमांड करती है एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन, मतलब लागू करवाया जाना रूल्स का बिना किसी कंफ्यूजन के। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है सेकंड जो वर्ड लिखा हुआ है क्लॉज, क्लॉज सिंगुलर है, ऑफ से जुड़ा है, नाउन है, उसके बाद क्लॉज सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो ये वर्ब है और क्या है? सिंगुलर है। ठीक, उसके बाद प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स है। ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ये तो समझ में आ रहा है, इसमें कोई एरर की संभावना लग नहीं रही है। चलिए यहां तक हमने सेंटेंस को रीड कर लिया। अब इसके बाद देखिए 6 वाला क्या कह रहा है? आई विल टेक नेक्स्ट बस टू द स्टेशन टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। मैं दूसरी बस ले लूंगा स्टेशन के लिए ताकि कोई मुझे देर ना हो जाए। ठीक है, और एज आई हैव टू रीच माई डेस्टिनेशन इन टाइम, क्योंकि मुझे समय रहते अपने डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य पे पहुंचना है या पहुंच जाना है। तो देखिए सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस भी हमने आपको रीड कर दिया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट बस है, ये आई विल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अवॉइड करने के लिए, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिले, और फ्यूचर के साथ यहां पर प्रेजेंट का यूज किया गया है क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है। तो फ्यूचर टेंस के साथ तो प्रेजेंट टेंस को जोड़ा ही जा सकता है। ये संभावना को बताने के लिए एक सेंटेंस को हम फ्यूचर में, दूसरे को प्रेजेंट में रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोई एज सच मिस्टेक समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है आपको लगे यहां ऑन टाइम क्यों नहीं, ध्यान रखिएगा इन टाइम ऑन टाइम दोनों सही होता है। ऑन टाइम का मतलब समय पर पहुंचना, जो निर्धारित टाइम की रेंज दी गई हो। ठीक, मान लीजिए आपसे कहा गया 7:30 से 7:35 के बीच में आपको ऑफिस में रिपोर्ट करना है, और आप 7:30 से लेके 7:35 के बीच में कभी भी पहुंचे तो आप ऑन टाइम है, क्योंकि उस रेंज के अंदर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए समय के बेस पे नहीं, आपसे कहा जाए कि भाई समय रहते पहुंच जाओ, ठीक है, जो समय दिया गया है, जिस कार्य के लिए बुलाया गया है, उस कार्य के होने की संभावना जब तक है उसके बीच में पहुंच जाओ, भले ही टाइम में लेट हो जाओ, लेकिन उस कार्य के होने की संभावना जब तक है तब तक पहुंच जाओ, तो फिर आप इन टाइम का यूज करेंगे। इन टाइम का मतलब समय रहते, भैया तुम देर से आए लेकिन समय रहते पहुंच गए जब आप कहते हो, तो आप इन टाइम का यूज करते हो। देखिए कितना बड़ा अंतर है दोनों में। अंग्रेजी में जरा सी बात दाएं बाएं हुई और पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए अब आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन पे। तो देखिए ये क्या कह रहा है, अब सेकंड नहीं होगा, द सेकंड होगा। ध्यान रखिएगा, इसे हिंदी में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहेंगे बता दे रहा हूं। अंग्रेजी में इसका टेक्निकल नाम होता है ORDINALS, ऑर्डिनल्स। ठीक है, ऑर्डिनल्स का मतलब होता है सब न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब बोल के जरा देखिए इसको, आधा अल्फाबेट है ABCD और आधा न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे हमने कहा फर्स्ट, जैसे हमने कहा सेकंड, जैसे हमने कहा थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड देखिए ST है, ND है, तो ND जो लगा हुआ है, ST लगा हुआ है, ये क्या है? ये तो अल्फाबेट है, ABCD है। और 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। जब आधी न्यूमेरिकल वैल्यू और आधा अल्फाबेट मिला दिया जाता है तो इसे ऑर्डिनल्स कहा जाता है। और ग्रामर का एक रूल है कि ऑर्डिनल्स के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 जब भी लिखेंगे सबके पहले द का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है, क्योंकि आर्टिकल द का ये एक फिक्स रूल है। इनके पहले आपको द का यूज करना चाहिए बोलते समय, लिखते समय, हर वक्त। ठीक है, इसीलिए यहां सेकंड नहीं होगा, क्या होगा? द सेकंड होगा। 6 में देखिए आई विल टेक नेक्स्ट बस नहीं होगा, द नेक्स्ट बस होगा, क्योंकि नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, फर्स्ट, इन सब के बाद जब नाउन आता है तो इनके बाद नाउन आता है और उसके बाद प्रीपोजिशन आती है। और यहां देखिए इसके बाद नाउन आया है बस, और इसके बाद भी क्या है? प्रीपोजिशन आया है। तो ऐसी सिचुएशन में इन सब के पहले क्या यूज होता है? द नेक्स्ट, द लास्ट,
ठीक है, द प्रीवियस, द फर्स्ट, इन सब के बाद देखिए ये फर्स्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, इन सब के बाद नाउन आ रहा है अगर, तो इन सारे वर्ड्स के पहले क्या लगेगा, सबके पहले द का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है। ये भी एक रूल है जो आर्टिकल का, ध्यान रखिएगा, नोट में लिखा हुआ है। इससे आगे के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के कई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या है। 7th और 8th वाला पार्ट भी एरर डिटेक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स का ही है। चलिए देखते हैं 7th क्या कह रहा है। Several workers are on the strike because of the low wages and inhuman conditions that they have to face while working in the mines. बहुत सारे वर्कर्स जो हैं बेचारे, जो काम करने वाले लेबर्स हैं, वो स्ट्राइक पे हैं, मतलब उन्होंने एक जो है स्ट्राइक कर दी है, जगह पे धरना दे दिया है, धरना प्रदर्शन कर दिया है, क्योंकि बहुत कम उनको मेहनताना लो वेजेस मिल रहे हैं और साथ में उनकी इनह्यूमन कंडीशंस हैं, बहुत जो है अमानवीय बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है और ऐसे चीजें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं माइंस में काम करते समय, ठीक है, खदानों में काम करते समय। तो जाहिर सी बात है जब उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट होगा तो भाई वो धरना प्रदर्शन पे और स्ट्राइक पे बैठेंगे ही। तो ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। सेवरल का मतलब एक से ज्यादा है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्राइक पे है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो वेजेस की वजह से, इनह्यूमन कंडीशंस की वजह से, ठीक है। और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, देखो भाई यहां भी प्रेजेंट में है, यहां भी प्रेजेंट में है, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। Ganges is a lifeline to millions of people who live in its basin. Ganges मतलब हिंदी में देखिए गंगा रिवर को इंग्लिश में क्या बना दिया गया, गैंजेस। ट्रांसलेशन किया अंग्रेजों ने, लेकिन अपने हिसाब से किया तो गंगा का क्या हो गया, गैंजेस हो गया, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है वो लाइफलाइन है, किनके लिए, लाखों लोगों के लिए है हमारे देश में, जो उसके बेसिन में मतलब उसके तटीय क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, और डिपेंड होते हैं उसके ऊपर अपनी डेली नीड्स के लिए। भाई बहुत सारे लोग हैं जो गंगा के तटीय क्षेत्र पे रहते हैं और उसकी वजह से, गंगा की वजह से उनके घर की दाल रोटी चलती है। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए यहां पर सेंटेंस है, गैंजेस पहला नाउन है सेंटेंस का, सिंगुलर है, एक प्रॉपर नाउन है इसलिए सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल किया गया है। मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव, अब देखो भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट जब सेंटेंस के मध्य में आता है तो उसके पहले वाला जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है उसके बाद वाले वर्ब से जुड़ जाता है। वर्ब प्लूरल है क्योंकि नाउन भी प्लूरल है, ठीक है। इन इट्स बेसिन, ये इट्स किसके लिए आया है, ये आया है गैंजेस के लिए, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट्स का इस्तेमाल करते हैं। और वर्ब सिंगुलर आता है तो यहां देखिए ये सिंगुलर है, ये तो प्लूरल है, इसके बेस पे है। और यहां पर एंड डिपेंड करते हैं, लोग कहां डिपेंड करते हैं, लोग डिपेंड करते हैं, तो लोग एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। फॉर इट, फॉर देयर, ये देयर किसको सपोर्ट कर रहा है, पीपल को, जो उसके ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। तो यहां सेंटेंस का बेसिक मीनिंग हमने आपको दे दिया है। अब आते हैं आंसर एक्सप्लेनेशन, देखते हैं क्या है आंसर और एक्सप्लेनेशन। देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ 7th में, सेवरल वर्कर्स आर ऑन द स्ट्राइक नहीं होगा, ऑन स्ट्राइक होगा। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बने बनाए होते हैं। जैसे ऑन के बाद कहीं लिखा हो स्ट्राइक या ड्यूटी, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोरोना काल में इस तरीके की संभावना हुई थी और बहुत लोग जो है छुट्टी पे थे क्योंकि घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था, उस समय जो है गवर्नमेंट के कुछ लोग जो है अपनी कार के ऊपर एक जो है टैग लगा लेते थे, उसमें लिखा होता था ऑन ड्यूटी, गवर्नमेंट स्टाफ ऑन ड्यूटी, ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा होता था, आपने शायद ध्यान दिया होगा। तो देखिए वही लॉजिक से हम यहां पर ला करके इसे रख रहे हैं कि ऑन प्रीपोजिशन के बाद कभी भी स्ट्राइक या ड्यूटी लिखा हो, इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बना बनाया एक फ्रेज है, याद रखिएगा। ऑन ड्यूटी, ऑन स्ट्राइक, इन लाइफ, इन डेथ, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं इनमें कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ए और ना एन और ना ही द का इस्तेमाल किया जाता है। इसे याद रखिएगा। ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई एग्जामिनेशन में आता है और आर्टिकल के कोर कॉन्सेप्ट्स के बेस पर आधारित है, ठीक है। 8th में देखिए गैंजेस नहीं होगा, द गैंजेस होगा। जितनी भी रिवर्स होती हैं, RIVERS, दुनिया की जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा हो या ब्रह्मपुत्र हो या मिसौरी हो या नाइल हो, दुनिया की सारी रिवर्स के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्टिकल का एक स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिवर्स के नाम के पहले द का इस्तेमाल करना कंफर्म आर्टिकल का रूल होता है। इसीलिए द मिसिसिपी मिसौरी, द नाइल, द अमेज़न, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द गंगा,
जितनी रिवर्स का नाम आप आज तक सुने सबके पहले द का इस्तेमाल करेंगे, लिखते समय भी और बोलते समय भी, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए यहां गैंजेस के लिए क्या होना चाहिए, द गैंजेस होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक इतने डिटेल में आपको बताया है, आपको इससे काफी मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए 9th क्वेश्चन किस पर आधारित है भाई, 9th क्वेश्चन मिसलिनियस क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा सही सेंटेंस का कौन सा हिस्सा लिखा गया है ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहला क्या है, इफ यू वुड हैव टोल्ड मी आई वुड हैव सर्टेनली कॉन्ट्रैक्टेड यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोर्ड देयर। ठीक है, अगर तुमने मुझे बुलाया होता, बताया होता, तो मैं 100% तुम्हें कांटेक्ट करता वहां बैठ के खाली बोर होने के मुकाबले में। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन। अब एक ही सेंटेंस को कई तरीके से लिखा गया है, जो सबसे ज्यादा सही होगा वो हमें डिसाइड करना है। ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करनी है, जो सबसे सही और सहूलियत भरा तरीका है इस वाक्य को रखने का, लिखने का, बोलने का, हमें उसे सही मानना है। हो तो दो भी सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेहतर है वो हमें आंसर के रूप में चूज करना है। दूसरा क्या है, if you had told me that you were in Mumbai, I had have certainly contacted you instead of getting bored there। ठीक है, ये भी वही सेंटेंस कह रहा है, बस फर्क है यहाँ एक जगह का नाम लिख दिया गया है। ठीक है, यहां देखिए had told आया है, उसके बाद had have आया है, यहां पर वर आया है, सारे वर्ब्स को देखिए चेक करना पड़ता है। ठीक है, गेटिंग बोर्ड आ गया है। इसी तरह से पहले वाले सेंटेंस में देखिए वुड हैव टोल्ड था, फिर वुड हैव आ गया और फिर कॉन्टेक्टेड आ गया, पास्ट में चला गया। ठीक है, फिर पास्ट में आ गया है। इसी तरह से देखिए सी वाले सेंटेंस में इफ यू हैड टोल्ड मी, देखिए पास्ट में है, फिर पास्ट में है, इन मुंबई आई वुड हैव सर्टेनली कॉन्टेक्टेड है, फिर वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोर्ड देयर। इसी तरीके से डी है इफ यू हैड टोल्ड मी, देखिए फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, ये भी पास्ट आ गया, इन बॉम्बे आई वुड हैव सर्टेनली कॉन्टेक्टेड यू डिस्पाइट गेटिंग बोर्ड, होने के बावजूद। ठीक है, तो यहां इसको भी देखना पड़ेगा, ये सही मीनिंग जो है दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और यहां पर देखिए इफ यू हैड टोल्ड मी, देखिए फिर से टोल्ड मी आ गया, उसके बाद वर आ गया, उसके बाद हैड आ गया, कॉन्टेक्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस फिर से आ गया यहां पर, बाय यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोर्ड देयर। अब देखिए इतने सारे सर्कल हैं, ध्यान रखिएगा हर चीज जो गलत है वो किसी एक वर्ड के गलत होने की वजह से पूरा वाक्य गलत साबित होगा, और जो सही होगा उसमें सारे वर्ड सही होंगे, तभी वो मोस्ट अप्रोप्रिएट की कैटेगरी में बैठेगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर द आंसर्स। तो देखिए आंसर क्या निकला, इफ यू हैड टोल्ड मी दैट यू वर इन मुंबई आई वुड हैव सर्टेनली कॉन्टेक्टेड यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोर्ड देयर। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम मुंबई में थे तो मैं तुमसे आकर के जरूर मिलता, या तुम्हें मैंने कांटेक्ट किया होता वहां बैठ के बोर होने के मुकाबले में अकेले। ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन है। अब देखिए पहले इसका लॉजिक समझिए, अगर एक सेंटेंस का हिस्सा इफ से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो पहला हिस्सा हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है। उसके बाद अगला सेंटेंस जो उस पर निर्धारित होगा, उस पर डिपेंडेंट होगा कि अगर तुमने मुझे बताया होता कि काश कि पहले तुम मुंबई में थे तो मैं आता, तुमसे मिला होता, या ऐसी बात कहने के लिए पॉसिबिलिटी के लिए वुड के साथ हैव और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, जो परफेक्टली सही बैठ रहा है यहां पर। ध्यान रखिएगा अगर एक हिस्सा हैड के साथ थर्ड फॉर्म में तो अगला पार्ट वुड हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यही बात पर यह मामला इस सेंटेंस में मार खा गया। यहां भी वुड हैव टोल्ड कर दिया है और यहां वुड हैव तो सही है, इतना पार्ट तो सही है, लेकिन इसके बेस पर पहला हिस्सा हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में होना चाहिए था। मतलब वुड हैव टोल्ड की जगह क्या होना चाहिए था, हैड टोल्ड, जो यहां पर इसकी जगह होना चाहिए था, नहीं था, इस वजह से गलत हो गया। और यहां पर देखिए इस वाले में पहला हिस्सा सही है, लेकिन ये हैड के साथ हैव लगा दिया गया है। भाई हैड के साथ तो हैव हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हैड तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ फिर यहां पर भी वही आ गया, यहां पर भी वही आ गया। ध्यान रखिएगा इफ क्लॉज वाले सेंटेंस में एक तरफ हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, पार्ट में सेंटेंस के हैड के जगह पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो यहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, और यहां पर देखिए डिस्पाइट गेटिंग बोर्ड के होने के अलावा
के बावजूद ये मीनिंग में सही नहीं बैठेगा, ठीक है। इसकी जगह पर डिस्पाइट जो है की जगह पर इंस्टेड ऑफ यहां लिखा होता तो आंसर ये सही होता। और इस वाले सेंटेंस में जो है हैड सर्टेनली नहीं होना चाहिए था, अगेन जैसे यहां वुड हैव है यहां पर वुड होना चाहिए था इसकी जगह पर, ठीक है। तो इसके आधार पे सी वाला ऑप्शन है वो सबसे बेहतर आंसर साबित हुआ, ठीक है। अब देखिए हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी इसमें क्या आंसर आता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में 10th क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिस्टर सेड दैट डिस्पाइट ऑफ या इंस्पाइट या विदाउट या नॉट विद स्टैंडिंग, इसे नॉट विद स्टैंडिंग कहते हैं, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग। और लास्ट ऑप्शन है बिकॉज द ऑपोजिशंस एलिगेशंस वी आर नॉट गोइंग टू यील्ड। तो ये सेंटेंस कह रहा है, अब इसका हिंदी का ट्रांसलेशन मैं बता दे रहा हूं। मिनिस्टर ने कहा है कि बावजूद ऑपोजिशन के एलिगेशंस के, कि उन्होंने हमारे ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए हैं, क्या इल्जामात लगाए हैं, विपक्ष ने जो है उसके विपक्ष के हमारे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस या इल्जामात लगाने के बावजूद मिनिस्टर जी ने कहा है कि उसके बावजूद भी हम हार नहीं मानेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यील्ड। यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, घुटने टेकना, ठीक है। हम उसके बावजूद भी हम अगर मैं किससे कहना चाहता हूं भाई मैं उसके बावजूद हार नहीं मानने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड कहेंगे। हार नहीं मानना मतलब नॉट गोइंग टू यील्ड। यील्ड एक अच्छा वर्ड है, अगर आप नॉर्मल वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सरेंडर, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पर सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड सही बैठेगा, ठीक। के बावजूद के लिए तो डिस्पाइट भी सही है, इंस्पाइट भी सही है और नॉट विद स्टैंडिंग भी सही है। तो अब हमें आंसर डिसाइड करना है लॉजिक और मीनिंग के आधार पे। लेट्स गो फॉर द आंसर्स। तो देखिए आंसर क्या निकला, नॉट विद स्टैंडिंग इसका मतलब ही इंस्पाइट ऑफ होता है के अलावा। तो यहां पर इसकी जगह पर इसको आंसर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंस्पाइट के साथ ऑफ होना चाहिए जो क्या है, मिसिंग है। कुछ बात ध्यान आई, के बावजूद के अलावा फिर भी हिंदी में इंग्लिश में इंस्पाइट ऑफ कहा जाता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। और डिस्पाइट ये वाला आंसर भी मीनिंग सही हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां ऑफ नहीं होना चाहिए, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। इसके साथ ऑफ होता नहीं था इसलिए गलत हो गया, इसके साथ ऑफ नहीं होना चाहिए लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। और विदाउट का मीनिंग बिकॉज का मीनिंग है नहीं, कोई रीजन तो बता नहीं रहे, इसीलिए नॉट विद स्टैंडिंग, क्योंकि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ही इंस्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। आई होप तो आज के सेशन में आपने बहुत सारे अलग अलग देखी चीजें देखी, क्वेश्चंस देखे, वोकैबुलरी देखी, एरर डिटेक्शन के कोर कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कशन किया। आई होप ये चीजें आपके लिए अच्छी रही हो और आपको मदद करें और एग्जामिनेशंस को फेस करने में, ठीक है। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड टेक केयर।